दुनिया हमेशा यही सिखा रही है कि दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज के इस विश्लेषण में हम सत्ता, विश्वास और धोखे के कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले नियमों पर चर्चा करेंगे जो शायद हमारी पुरानी सोच को बिल्कुल पलट कर रख दें। आइए देखते हैं कि हकीकत की इस दुनिया में किसके साथ काम करना ज्यादा सुरक्षित होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा विरोधाभास एक बहुत ही सीधे से सवाल में छिपा है। ये एक ऐसा सवाल है जो समाज की सिखाई हर बात को सीधे चुनौती देता है। एक पल के लिए सोचिए, क्या एक वफादार दोस्त सच में विश्वास के लायक होता है या फिर एक हरा हुआ दुश्मन ज्यादा असरदार साबित हो सकता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए एक पुरानी अफ्रीकी लोक कथा पर नजर डालते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक किसान ने एक सांप की जान बचाने के लिए उसे अपने पेट में छुपा लिया। लेकिन जब खतरा टल गया तो सांप ने बाहर आने से ही मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अंदर उसे गर्माहट और सुरक्षा मिल रही थी। ये कथा बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाती है कि कैसे बिना सोचे समझे की गई भलाई और स्नेह अचानक एक जानलेवा मुसीबत को दावत दे सकती है। तो चलिए अपने इस विश्लेषण के पहले भाग की शुरुआत करते हैं, मित्रों का खतरा। और इसके लिए हमें चलना होगा 9वीं शताब्दी के बाइजेंटाइन साम्राज्य के खूनी दरबार में। वहां के सम्राट माइकल तृतीय की कहानी बिल्कुल हैरानगत करने वाली है। उन्होंने अपने एक आम दोस्त बसीलियस को बेहिसाब ताकत दे दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सम्राट की जान एक पागल घोड़े से बचाई थी। बिना किसी तजुर्बे के उस दोस्त को अस्तबल के पद से उठाकर सीधा मुख्य सलाहकार बना दिया गया। और इसका अंजाम क्या हुआ? उसी दोस्त ने पहले सम्राट के चाचा की हत्या की और आखिर में खुद सम्राट को ही मौत के घाट उतार दिया। ये बिल्कुल उस दानव की दुखद कहानी है जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था। इसी घटना को देखकर महान विचारक वोल्टेयर की वो आम बात बिल्कुल सच लगती है। हे भगवान, मुझे मेरे दोस्तों से बचाएं, दुश्मनों को मैं देख लूंगा। दरअसल स्नेह अक्सर इंसान को अंधा कर देता है। कोई मान ही नहीं पाता कि एक दोस्त कभी धोखा भी दे सकता है, और यही अंधा विश्वास आगे चलकर सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। अब आते हैं भाग 2 पर, शत्रुओं का उपयोग। चलिए देखते हैं कि 10वीं शताब्दी के चीन में इस कठोर नियम का कितनी चतुराई से पालन किया गया था। यहाँ बात बिल्कुल पलट जाती है। यहाँ दो शासकों की सोच का जमीन आसमान का अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ थे माइकल तृतीय, जिनकी दोस्तों पर जानलेवा निर्भरता थी, जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई, और दूसरी तरफ थे सम्राट सुंग, जिन्होंने अपने खतरनाक विरोधियों को बहुत ही शांत और कारगर तरीके से रास्ते से हटा दिया। उन्होंने दुश्मनी को खत्म करने का एक बिल्कुल ही नया तरीका ढूंढ निकाला था। सम्राट सुंग ने आखिर किया क्या? उन्होंने सदियों से चलते आ रहे तख्ता पलट और हत्याओं के चक्कर को बहुत आसानी से तोड़ दिया। उन्होंने बस एक शानदार दावत रखी और वहां अपने ताकतवर सैन्य दोस्तों को शांति से कुर्सी छोड़ने के बदले में ढेर सारा धन और जागीर दे दी। उन्हें मौत के घाट उतारने के बजाय उन्होंने भेड़ियों को पालतू मेमनों में बदल दिया। ये सच में शक्ति का एक बेहतरीन प्रदर्शन था। बात यहीं खत्म नहीं होती। सम्राट ने हारे हुए राजाओं पर एक ऐसा विश्वास दिखाया जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। उदाहरण के लिए, जब विद्रोह करने वाले राजा लियू को लगा कि उन्हें जहर वाली शराब दी जा रही है, तो सम्राट ने खुद वो शराब पीकर उनका डर दूर कर दिया। और एक और विद्रोही शियन शू को उसके साजिश के दस्तावेज वापस लौटाकर जीवनदान दे दिया। इस अप्रत्याशित कृपा का असर ये हुआ कि डरे हुए दुश्मन अचानक से उनके सबसे वफादार समर्थक बन गए। ये कारगर नीति इतिहास में बार बार देखी गई है। जैसा कि एब्राहम लिंकन ने भी एक बार पूछा था, क्या मैं अपने दुश्मनों को दोस्त बनाकर उन्हें खत्म नहीं कर रहा हूं? दरअसल एक माफ किए गए दुश्मन को बहुत कुछ साबित करना होता है। उस पर वफादारी दिखाने का इतना दबाव होता है कि वो कृपा करने वाले के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, सत्ता का मनोविज्ञान। आखिर वो कौन सी वजह है जो इस कठोर मचियावेलियन सच्चाई को समय के साथ इतना लगातार और सटीक बनाए रखती है? अगर ध्यान से देखा जाए तो दोस्तों के साथ काम करना दरअसल इंसान को कमजोर कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्त आपस में बहस से बचने के लिए अपनी सच्चाई छुपाते हैं, और जब उन्हें बिना किसी मेहनत के कोई बड़ा फायदा मिल जाता है तो उस एहसान का बोझ उन्हें अंदर ही अंदर दबाने लगता है। यही एहसान वक्त के साथ छुपे हुए गुस्से, जलन और एहसान फरामोशी में बदल जाता है। सच्चाई तो यही है कि इंसानी स्वभाव ही ऐसा है कि एहसान का बोझ उठाना किसी को ज्यादा पसंद नहीं होता।
इतिहासकार टैसिटस इस मनोविज्ञान को बहुत बखूबी पकड़ते हैं। उनका मानना था कि लोग हमेशा ये महसूस करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी सफलता खुद अपनी मेहनत से कमाई है। जब उन पर कोई एहसान किया जाता है तो उन्हें लगता है कि ये उनके सम्मान पर चोट है। एहसान मानना एक बोझ जैसा लगने लगता है, जबकि बदला लेने की भावना एक अजीब सी खुशी पैदा करती है। इतिहास के दो सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ टैलीरांड और किसिंजर, इन दोनों ने इस बात को भली भांति समझा था कि दुश्मनों के साथ बनाए गए गठबंधन कितने शक्तिशाली होते हैं। टैलीरांड ने अपने ही सबसे बड़े दुश्मन फूचे के साथ हाथ मिलाया, वहीं किसिंजर ने अपने ही अपहरणकर्ताओं को दोस्ताना संपर्कों में बदल दिया। ये सब इसलिए काम करता है क्योंकि ऐसे रिश्ते व्यक्तिगत भावनाओं के उलझनों और जहर से मुक्त होते हैं और सिर्फ आपसी फायदे पर चलते हैं। और अगर माओ त्से-तुंग की बात करें तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही आक्रामक रूप में अपनाया था। उनका तो यहाँ तक मानना था कि एक टकरावपूर्ण विरोधी के बिना कोई सेना या इंसान ताकतवर बन ही नहीं सकता। उन्होंने चीन पर हुए जापानी हमले को एक मौके की तरह देखा, जिससे उनकी सेना का दिमाग तेज रहे और वो कभी आलसी ना पड़े। तो आप चलते हैं भाग 4 की तरफ, एक अपवाद। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या शक्ति और राजनीति के इस पेचीदा खेल में कभी कोई ऐसा वक्त आता है जब दोस्तों को चुनना ही सबसे सही कदम होता है? हाँ, बहुत ही कम और खास स्थितियों में दोस्तों का इस्तेमाल किसी ऐसे काम के लिए किया जा सकता है जिसमें बहुत बदनामी का डर हो। उन्हें एक बलि का बकरा यानी स्केपगोट बनाया जा सकता है, क्योंकि आम जनता कभी विश्वास ही नहीं करेगी कि कोई नेता जानबूझकर अपने ही किसी करीबी दोस्त की कुर्बानी देगा। लेकिन हाँ, ये चाल चलने का सीधा सा मतलब है उस दोस्ती का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। इसलिए भावनात्मक उथल-पुथल और जलन जैसे खतरों से हमेशा बचकर रहना जरूरी है। जब शक्ति और व्यक्तिगत स्नेह मिल जाते हैं तो स्थिति कभी भी स्थिर नहीं रह सकती। एक पुरानी चीनी कहावत है कि दोस्ती एक खतरनाक जानवर के जबड़े की तरह होती है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ये उस इंसान को ही चबा जाएगी जो इसके सबसे करीब होगा। इस विश्लेषण के अंतिम भाग में अब ये समेटना जरूरी है कि मानवीय महत्वाकांक्षा के इस तेज और अनिश्चित हथियार को सुरक्षित तरीके से आखिर कैसे इस्तेमाल किया जाए। और बाल्टेसार ग्रासियान का ये विचार हमें बिल्कुल यही सिखाता है। आखिर में फैसला हमें ही करना है। क्या बिना सोचे समझे एक दोस्त के धोखे की धार पर खून बहाना चुनना सही होगा, या फिर एक हारे हुए दुश्मन की वफादारी की मुठ को समझदारी से पकड़ना? तलवार को हमेशा उसके हत्थे से पकड़ना चाहिए, ना कि उसकी धार से। ध्यान रखिए, इस दुनिया में विश्वास उतना ही खतरनाक हो सकता है जितनी की दुश्मनी। फर्क सिर्फ चुनाव और समझदारी का है। तो आगे से जब भी विश्वास करने का वक्त आए तो एक पल ठहरकर जरूर सोचना चाहिए, क्या धार पकड़ी जा रही है या हत्था।